गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो हम चैप्टर कर रहे थे कौन से वाला? फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें हमने पढ़ लिया था मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। और हमने सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को रिलेट भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए और वीडियो देख के लर्न कीजिए, सीखिए। ओके, आज हम करने वाले दो टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। और दूसरा, उसी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का हम यूज करके फॉर्मूला तैयार करेंगे कंपाउंड का। ठीक है, तो बेसिकली दोनों आपस में रिवर्सिबल होंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे कंपाउंड का, और फॉर्मूले की हेल्प से ही हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रिवर्सिबल है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मुझे पहले ये वाला पार्ट इरेज करना होगा, तो इट इज इरेज। ओके, तो टॉपिक हमारे पास है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, और परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली बाय मास होगा, तो हम मास के अकॉर्डिंग परसेंटेज को फाइंड करेंगे। क्लियर? ओके, मान लेते मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी। तो ए बी एक कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है एलिमेंट ए एंड इसमें प्रेजेंट है एलिमेंट बी। मुझे एलिमेंट ए और एलिमेंट बी की परसेंटेज चाहिए इन दी कंपाउंड ए बी, और जो परसेंटेज होगी वो मास की टर्म्स में होनी चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ ए बाय मास क्या होगा? दैट विल बी मास ऑफ एलिमेंट ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इन 200। क्लियर? सिमिलरली, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ बी चाहिए जो कि बाय मास होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट बी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? अब अगर हम एलिमेंट ए या एलिमेंट बी का मोलर मास लेते हैं तो कंपाउंड का भी हमें मोलर मास लेना होगा। और अगर एलिमेंट ए एलिमेंट बी का हम कोई और तरह का मास लेते हैं तो कंपाउंड का मास भी और तरह का ही होना चाहिए। समझ के बात ये वाली? तो मोलर मास होने चाहिए, मास और मास होने चाहिए। अगर वो मोलर मास नहीं है तो किसी और तरह का मास होगा वो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे कैल्शियम कार्बोनेट में हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होगा इस पूरे कंपाउंड का मास निकालना। तो जो मास ऑफ कंपाउंड होगा, और हम यहां पे फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड, बिकॉज हमें और किसी तरह का मास गिवन नहीं है, तो वी विल फाइंड दी मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो वो क्या होगा? मास ऑफ ईच एलिमेंट, मास ऑफ कैल्शियम 40, मास ऑफ कार्बन 12, mass of oxygen 16. How many oxygen? 3 oxygen. Multiply by 3. And on solving that, it comes out to be 100 gram per meter. So 1 mole compound of calcium carbonate has 100 gram mass. So now we have to find percentage of calcium. That will be the mass of calcium divided by mass of the compound. तो mass of calcium कितना है? 40 है। मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 100 है। मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 कैंसिल, वी कम आउट विद दी 40%। तो 40% कार्बन कैल्शियम बाय मास इज प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का मास 12 है, डिवाइड बाय 100 मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, कैंसिल करेंगे, विल कम आउट विद 12%। क्लियर? ओके, हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या होगा?
टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई द मास ऑफ ईच एलिमेंट, तो दैट कम्स आउट टू बी 48. 48 divided by 100 into 100. 100 cancel, we are left with 48%. So these are the percentage composition of each element in the compound. I hope you get that part. और कर लेंगे. तो चलिए बच्चे एक एग्जांपल और लेते हैं टू फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, उसके बाद हम जाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के टॉपिक पे. ओके, तो हमें दिया है C2H5OH, जिसे हम नाम देते हैं इथेनॉल. इथेनॉल में हमें हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, तो इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, देखते हैं. तो पहले तो हम करेंगे टोटल मास फाइंड आउट. तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है, ये इथेनॉल है, तो 2 into 12, दैट इज कार्बन का मास 12 और 2 उसका नंबर हो गया, प्लस 6 into 1, तो 1 is the mass of hydrogen and 6 is the number, plus 60, that will become 24, 6, 60, that is 24 plus 22, that comes out to be 46 gram per mole. क्लियर बात सबको ये वाली. अब हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन. तो कार्बन का मास कितना है, टोटल मास ऑफ द कार्बन इन द कंपाउंड, दैट इज 24, that become 24 by 46 into 100, and if you solve that comes out to be 52.14%. क्लियर. इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितनी होगी, हमें चाहिए हाइड्रोजन का मास जो कि 6 है, डिवाइड बाय 46 into 100, and if you solve that comes out to be approximately 13%. ठीक है. Then we want percentage of oxygen. तो ऑक्सीजन का मास है 16, 16 divided by 46 into 100, and how much that will be, that will come out to be 34% approximately. ठीक है. So these are the percentage by mass of each element in the compound. I hope you get that part. इसे नोट कर लेंगे. ओके बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में. इसी में हम जानेंगे एम्पिरिकल मास क्या होता है, इसी में हम समझेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से किस तरह से डिफरेंट है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल का मतलब होता है बेसिक, स्मॉलेस्ट, प्रिमिटिव. ठीक है, तो प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव वो है जिससे हम कुछ डिराइव कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड. तो फ्रॉम इफ वी कैन डिराइव कॉम्प्लिकेटेड थिंग फ्रॉम समथिंग प्रिमिटिव, दैट प्रिमिटिव इज कॉल्ड एम्पिरिकल. जैसे मैं बना हूं सेल्स से मिलके, तो सेल इज द एम्पिरिकल यूनिट ऑफ माय बॉडी. सेल बने हैं एटम से मिलके, तो एटम्स आर द एम्पिरिकल यूनिट ऑफ द सेल. ठीक है, तो ओवरऑल माई एम्पेरिकल यूनिट कम्स आउट टू बी एन एटम. ठीक है, तो अगर उस एटम को बार बार रिपीट किया जाता है या उस एटम को किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मुझे मिलती है एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग, उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल. जैसे एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग वो को कैसे बनाया जाता है, उस बिल्डिंग को बनाया जाता है ईंटों से जोड़ के. तो जो ईंट है वहां पे वो एम्पेरिकल है, और बिल्डिंग क्या है, कंप्लीट थिंग है. आई थिंक सब ये बात समझ गए होंगे. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला, प्रिमिटिव फॉर्मूला. तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड which when multiplied with a suitable number gives me a molecular formula. ठीक है, let me write here. तो it is the simpler या simplest formula
of compound which when multiplied with suitable number gives us molecular formula. ठीक है, इस एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास प्रेजेंट है CH2O। अब अगर इस CH2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलता है C6H12O6। अब दिस इज कॉल्ड, लेट्स से दिस इज ए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ग्लूकोज का ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला। उसी तरह यही फॉर्मूला अगर मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है C2H4O2 एंड दैट कैन बी ओपन्ड एज CH3COOH। Now this is acetic acid. This is the molecular formula of acetic acid. This is the empirical formula of acetic acid. That is multiplied by 2, not plus. तो 2 is the suitable number. ध्यान रखें, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के एम्पेरिकल फॉर्मूलाज सेम हो सकते हैं। जो नंबर वहां पे होगा वो नंबर ही डिफरेंशिएट करेगा एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। जैसे यहां पे जो नंबर 6 है वो 6 मल्टीप्लाई करने से मुझे ग्लूकोज मिल जाता है और यहां पे 2 मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड। समझ गए सब बात ये वाली? क्लियर? वेरी गुड। ओके, तो हमने क्या डिफरेंस देखा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ये प्रिमिटिव है, बेसिकली बेसिक यूनिट है ये, और ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स थिंग है। ये किससे बनती है? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से बनती है। तो अगर मैं n नंबर को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कोई केमिकल कंपाउंड नहीं देता, तो इट डजंट गिव एनी केमिकल कंपाउंड। एनी केमिकल कंपाउंड, वो बस उस कंपाउंड का बेसिक यूनिट प्रोवाइड करवाता है हमें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स मी ए केमिकल कंपाउंड, इट गिव्स अस ए केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो इट जस्ट प्रोवाइड्स द बेसिक यूनिट, इट प्रोवाइड्स द एक्चुअल कंपाउंड। अब ध्यान दें, ईंट से एक मकान बन सकता है, उसी ईंट से एक दुकान बन सकती है, उसी ईंट से शॉपिंग मॉल बन सकता है, उसी ईंट से ब्रिज बन सकता है। तो ईंट तो वही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो वही है, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, उसकी यूनिट्स को कैसे अरेंज करना है उस अरेंजमेंट के बेस पे हम एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम है, नंबर चेंज कर दिया हमने, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज कर दिया हमने, तो उससे हमें मिलता है एक नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल मास के बारे में। तो एम्पेरिकल मास क्या है? जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला के एलिमेंट्स के मासेस को जब मैं ऐड करूंगा तो जो ओवरऑल टोटल मास मुझे मिलेगा उस मास को हम कहेंगे एम्पेरिकल मास। ठीक है, बेसिकली इट इज द मास ऑफ elements, or we can say it is the sum of, I will say it is the sum of masses of elements in empirical formula।
जैसे मैंने एग्जांपल लिया था CH2O का, ठीक है। इसमें कार्बन का मास है 12, H का मास है 1 into 2, ऑक्सीजन का मास है 16, तो टोटल मास हमारे पास बनेगा 12 + 2 + 16 यानी कि 30। तो 30 इज द एम्पेरिकल मास ऑफ दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ के सब बातें वाली। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास में जो मॉलिक्यूल में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स के मासेस को जब जोड़ देते हैं हम, तो जो हमारे पास एक्चुअल ओवरऑल मास आता है उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, C6H12O6, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मास कैसे निकालेंगे? 6 × 12 प्लस 12 × 1 plus 6 × 16, that comes out to be 180. So 180 is the molecular mass of the glucose. समझ गए बात ये वाली? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास आता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। समझ गए बात ये वाली? एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास आएगा उसे कहेंगे एम्पिरिकल मास। समझ गए ना बात ये वाली? बोलो हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। ओके, अब आपको याद होगा हमने लिखा था कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये n कहां से आएगा? ये n हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल मास। तो n फाइंड आउट होता है एज molecular mass divided by empirical mass। yes इस केस में, इन केस ऑफ CH2O एंड इन केस ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मास है 180, लेट मी राइट इट हियर, n निकाल रहे हैं, ग्लूकोज का मास है 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास आया वो 30 है, and if we solve that comes out to be 6, तो n की वैल्यू 6 हो गई। समझ के बात ये वाली? वेरी गुड। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इस n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है C6H12O6 which is nothing but the molecular formula of glucose। समझ के बात ये वाली? तो अब जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा उसमें हमें करना क्या है? उसमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है कंपाउंड का बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला को। चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इन्हें क्वेश्चन हमें कैल्शियम दिया गया है जिसकी परसेंटेज बाय मास है 40%, हमें कार्बन दिया है जिसकी परसेंटेज बाय मास है 12%, और हमें ऑक्सीजन दिया है जिसकी परसेंटेज बाय मास है 48%। तो पहली बात ये है कि हमें परसेंटेज बाय मास के टर्म्स में दी होनी चाहिए, तभी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? सिंपल एक टेबल बनाएंगे। टेबल में यहां पे होगा एलिमेंट का सिंबल, जैसे कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे उनकी परसेंटेज बाय मास। तो कैल्शियम की परसेंट है 40, कार्बन की परसेंट है 12, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 48। तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे इनके मोलर मास या एटॉमिक मास देख सकते हैं। तो कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास ऑब्वियसली बात है ग्राम पर मोल में होंगे, तो 40 होता है। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। देन इस कॉलम में हम परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। That will become 40 by 40, that will be 1, that will become 12 by 12, that will be 1, and that will become 48 by 16, that will be 3। इस नंबर को हम यहां लिख लेते हैं। इसमें से ये x आया था, तो x की वैल्यू है 1 1 3।
यहां तक सभी को समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अब अगर तो ये नंबर होल नंबर में है, फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं आ रहा है इसमें, अगर ये नंबर होल नंबर में है तो इसी होल नंबर को एज इट इज इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो क्या करेंगे अब? कैल्शियम की अमाउंट 1 है तो 1 कैल्शियम, कार्बन की अमाउंट 1 है तो 1 कार्बन, ऑक्सीजन की अमाउंट 3 आई है तो ऑक्सीजन 3, तो CaCO3 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम दिस डाटा। समझ के सब बातें वाली? पक्का ना? वेरी गुड। अब अगर मुझे इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए हो तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? मुझे रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो लेट्स से कि मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है एंड दैट इज 100। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का यूज करके हम फाइंड करेंगे वो सुटेबल नंबर n। तो फॉर्मूला क्या था? n का फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास 100 है, एम्पेरिकल मास कितना आएगा? 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट विल बी 100 अगेन। तो यहां भी 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो n की वैल्यू हो गई 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा हमारा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि 1 इंटू CaCO3, यानी कि CaCO3। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था वही हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। समझ के सब बातें वाली ना? वेरी गुड। ओके, नोट कर लेंगे इसको। ओके, चलिए बच्चे अपने स्क्रीन पे देखें सभी ध्यान से। एक बार आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा मिला है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, वो भी बहुत जल्दी से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.67% ऑफ क्लोरीन। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया है 98.96। हमें चाहिए उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टू मेक सॉल्यूशन, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन टू सोल्व दिस न्यूमेरिकल, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में क्या था हमारे पास? एलिमेंट का सिंबल। कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? हाइड्रोजन है हमारे पास, कार्बन है, क्लोरीन है। इनकी लिखेंगे परसेंटेज बाय मास। ये सभी परसेंटेज बाय मास में गिवन है, ध्यान रखना। तो 4.07, कार्बन की है 24.27, क्लोरीन की है 71.65। देन इसकी हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो इसका होता है 1.008, टू बी स्पेसिफिक इसका होता है 12, तो इसका हमारे पास 35.5। देन परसेंटेज को डिवाइड करेंगे मोलर मास के साथ, हमारे पास वैल्यू x आएगी। तो व्हेन वी डिवाइड 4.07 बाय 1.008 हमें मिलता है 4.04। इफ वी डिवाइड 24.27 डिवाइड बाय 12 हमें मिलता है 2.02। देन इफ वी हैव 71.65 डिवाइड बाय 35.5 हमें मिलता है 2.02। ठीक है, तो ध्यान दें हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो डेसिमल में आई है, फ्रैक्शन में आई है, होल नंबर में नहीं आई है। तो इसे होल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम x की वैल्यू को इन तीनों में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे इन तीनों में अगर ध्यान दें तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो x विल बी डिवाइडेड बाय 2.02, उससे मुझे मिलेगी वैल्यू y। अब देखते हैं y वैल्यू क्या होगी। तो 4.04 divided by 2.02 will come out to be 2, that is a whole number. 2.02 divided by 2.02 that will come out to be 1, whole number. 2.02 divided by 2.02 again come out to be 1, whole number. तो y मुझे मिले हैं सभी के सभी whole number। तो मैं इन एलिमेंट्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे क्या दिया है? H2C एंड Cl। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये बनता है CH2Cl। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं एम्पिरिकल मास।
तो वो क्या होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं टू मेक इट इजी कैलकुलेशन। इसका 35.5 हमारे पास है, कितना हो जाएगा 13 प्लस 35.5 दैट इज 48.5। दिस इज द एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास हमें दिया है 98.96, तो m निकालेंगे, m होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास, 98.96 divided by 48.5. If we solve that comes out to be nearly 2. तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे n से। एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2Cl और नंबर है वो 2, ये बनेगा C2H4Cl2। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ गए बात ये वाली, वेरी गुड। अब ध्यान देंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस कंपाउंड का है वो हम नहीं बता सकते, हमें सिर्फ मिल चुका है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड का नाम बताने के लिए या स्ट्रक्चर बताने के लिए हमें करनी पड़ती है कोई एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट जो मोस्टली यूज करते हैं नाउअडेज, दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। NMR करते हैं, IR करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, UV करते हैं। ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद हम 100% बता सकते हैं कि ये कंपाउंड किस का होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बिकॉज दैट कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन मैनी आइसोमेरिक फॉर्म्स। तो उन सब टेक्निक से हम एक उस स्पेसिफिक आइसोमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ के बात ये वाली, ओके, नोट कर लेंगे इसको। तो चलिए बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने चैप्टर को प्रोसीड करेंगे आगे। तो साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में कहते हैं स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी स्टोइचियोमेट्री के ऊपर, एंड स्टोइचियोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द केमिस्ट्री। तो जरूर जुड़िएगा, वीडियो देखेंगे, साथ सीखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।